हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के डॉट प्रोडक्ट को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। तो आज हम वेक्टर एरिया के बारे में पढ़ेंगे और ये सीखेंगे कि किसी भी केस में ये फार्मूला जो है इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो पहले बात करते हैं वेक्टर एरिया की। मेरे पास कोई एक ये प्लेन है, सरफेस एरिया है या एरिया है। मैंने इसको तीन नाम दिए थे, सरफेस एरिया या प्लेन। इसमें मैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक लेंथ ले लेता हूँ विद डायरेक्शन, इसको मैं एल का नाम दे देता हूँ, वेक्टर एल। और यहाँ से लेकर ऊपर की डायरेक्शन में जो है मैं वो दूसरी लेंथ ले लेता हूँ, इसको मैं डब्ल्यू वेक्टर का नाम दे देता हूँ। इस वेक्टर और इस वेक्टर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट करवाता हूं, यानी एल क्रॉस डब्ल्यू करता हूं। तो हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 में क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल होता है फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साथ में होता है साइन ऑफ थीटा। थीटा इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल होता है और इसके साथ हम लिखते हैं एन हैट। एन हैट जो है वो एक यूनिट वेक्टर होता है और ये यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन बताता है किस चीज की। इन दो का प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास जो नया वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन हमें एन हैट बताता है। और एन हैट की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? एन हैट की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं। तो इसको मैंने लिखा एल क्रॉस डब्ल्यू इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान हमारे पास जो एंगल है वो ये वाला है जो कि 90 डिग्री है, तो साइन 90 हम बाद में 1 कर देंगे। और यहाँ पे साथ में आ जाएगा यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड रूल से। और यही हमें इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आने वाले नए वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। तो राइट हैंड रूल ये कहता है कि हमने राइट हैंड को फर्स्ट वेक्टर पे रखना है और फिंगर्स को घुमाना है सेकंड वेक्टर की तरफ। तो ये मैंने सेकंड वेक्टर की तरफ फिंगर्स को घुमाया है। तो ये इरेक्ट थंब जो है ये इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आने वाले नए वेक्टर की हमें डायरेक्शन बताता है। तो जो हमारे पास एल क्रॉस डब्ल्यू से वेक्टर आना है वो परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। तो मैंने ये लिखा कि एन हैट जो है वो परपेंडिकुलर है प्लेन के, यानी इस एरिया के वो परपेंडिकुलर है। और इसी वेक्टर को जो कि एरिया के परपेंडिकुलर है हम उसको वेक्टर एरिया का नाम देते हैं। इस वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड क्या है? इसकी मैग्नीट्यूड होती है एल डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे हमारे पास थीटा 90 है तो ये साइन 90 जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगा। और इस केस में वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड होगी एल डब्ल्यू और एन हैट जो है हमें इस वेक्टर एरिया की डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास कोई भी प्लेन हो यानी कोई भी सरफेस एरिया हो, हम उसका वेक्टर एरिया कैसे निकालते हैं जी? हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं उसकी दो लेंथ का। तो मेरे पास ये एक एरिया था जिसको हमने फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा था। तो इस केस में हम ज़रा वेक्टर एरिया निकालते हैं कि किस डायरेक्शन में है। तो इसको मैं एल मान लेता हूँ, इसको मैं डब्ल्यू मान लेता हूँ। तो इधर से मैं अगर इधर को जाऊँ तो ये मेरे पास एक वेक्टर आता है जो कि इसके परपेंडिकुलर है। मैंने इसको ऐसे रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे थी, तो मेरे पास जो वेक्टर एरिया आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो इस केस में हमारे पास इस सरफेस एरिया का जो वेक्टर एरिया होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दूसरे केस में हमने एरिया को ऐसे रखा था, बिल्कुल पैरेलल रखा था। तो इस केस में मैंने जो है वो निकालना है वेक्टर एरिया। तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर रखूंगा फर्स्ट वेक्टर पे और इसको ले जाऊंगा सेकंड वेक्टर की तरफ अपने राइट हैंड को। तो ये इरेक्ट थंब जो है ये मुझे वेक्टर एरिया की डायरेक्शन बताएगा और वो इस प्लेन के बिल्कुल क्या आएगा? परपेंडिकुलर आएगा। तो इस केस में जब हमने एरिया को ऐसे रखा तो हमारे पास जो वेक्टर एरिया था वो बिल्कुल इस एरिया के यानी सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर आया, उसको हमने ये वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। इस केस में वेक्टर एरिया क्या होगा? इन दो बातों से हमें यह पता चला कि वेक्टर एरिया प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये प्लेन ऐसे थी तो वेक्टर एरिया ये था, ये प्लेन ऐसे थी तो वेक्टर एरिया ये था। अब प्लेन जो है वो बिल्कुल ऐसे पड़ी है, वेक्टर एरिया ये है। मैं इस प्लेन को इंक्लाइन करवाता हूँ, इस तरह से रोटेट करवाता हूँ, तो देखें साथ में हमारे पास जो वेक्टर एरिया है वो भी ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। यानी वेक्टर एरिया ने
प्लेन के हमेशा क्या रहना है, परपेंडिकुलर। तो इस एरिया का हमारे पास जो वेक्टर एरिया है वो बिल्कुल इस तरह होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, और ये वेक्टर एरिया जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ ये वाला एक एंगल थीटा बनाता है। यही एंगल थीटा ई और ए के दरमियान होता है, जिसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं फ्लक्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो फर्स्ट केस में, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया का आपस में एंगल कितना है, 0 डिग्री, दोनों पैरेलल हैं। तो इसमें मैंने लिखा कि वेक्टर एरिया इज पैरेलल टू ई, थीटा 0 हो जाएगा। इस फार्मूला में थीटा 0 पुट किया, cos 0 1 हो गया, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए आ गया, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इस केस में वेक्टर एरिया ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हैं और वेक्टर एरिया ये है। तो एंगल कितना है, 90 डिग्री। किस किस के दरमियान, वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान। तो मैंने यहाँ पर 90 पुट किया थीटा, तो यहाँ पर थीटा 90 आने से cos 90 0 हुआ, तो हमारे पास इस केस में फ्लक्स क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से मैं 2 पॉइंट्स बोलता हूँ कि इस केस में एरिया परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, एरिया परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, लेकिन वेक्टर एरिया पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, दोनों की ये डायरेक्शन है। और इस केस में एरिया पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के और वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं और वेक्टर एरिया ये है। तो इस तरह से हम जो है वो किसी भी सरफेस के थ्रू पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं।